तो दोस्तों, क्या कभी ऐसा हुआ है, आपको ऐसा फीलिंग आई है कि आप भी कॉन्फिडेंट के साथ में इंग्लिश को बोलना चाहें, बट समहाउ व्हाट हैपेंस इज दैट द मोमेंट वी स्टार्ट टू स्पीक, हमें कई बार ऐसा कॉन्फिडेंस लो फील होने लगता है, या फिर हमें लगता है कि हमारे पास प्रॉपर वर्ड्स नहीं है, या फिर हमें लगता है कि हम सेंटेंसेस को किस तरह से फ्रेम करें। तो दोस्तों, ये आपकी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है। दिस हैपेंस विद ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर ट्राइंग टू लर्न दिस ब्यूटीफुल लैंग्वेज। तो ये सभी के साथ होता है, इसमें आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक सबसे बड़ा लॉजिक क्या कहता है? लॉजिक ये कहता है कि हमने कई सालों इंग्लिश को पढ़ा है, स्कूल में, कॉलेजेस में, लेकिन ऐसा क्या होता है कि जब भी हम बात करते हैं इस लैंग्वेज को बोलने की, तब हमारा कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाता है और हम इस लैंग्वेज को बोल नहीं पाते हैं। इसका बहुत ही सिंपल सा एक लॉजिक है गाइस, क्योंकि हमने आज तक जब भी इस लैंग्वेज को सीखा है या इसको पढ़ा है, तो हमने इसको एज अ सब्जेक्ट सीखा है या एज अ सब्जेक्ट ही पढ़ा है। हमने इसको कभी एज अ लैंग्वेज नहीं पढ़ा है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड दिस वन फैक्ट दैट इफ यू आर गोइंग टू लर्न एनीथिंग, आपको उसके बेसिक पता होने बहुत जरूरी है। तो यानी कि आप कुछ भी जब भी नया सीखने जाते हैं, आपको उसके बेसिक्स पता होने बहुत ही जरूरी है। अगर मैं इसका एग्जांपल लूं, लेट्स से अगर आप राइडिंग सीख रहे हैं, बाइक की राइडिंग, तो उसके बेसिक्स आपको पता होने बहुत जरूरी है कि कहाँ पे किक है, किस तरह से आप ब्रेक को लगाएंगे। सेम थिंग गोज विद एनीथिंग दैट यू आर ट्राइंग टू लर्न। तो देखते हैं इस वीडियो में आज की हम किस तरह से इंग्लिश के सबसे बेसिक से भी बेसिक रूट्स की बात करेंगे और देखेंगे कि वो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को हम किस तरह से अपनी लाइफ में इंप्रूव कर सकते हैं और इस डर को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे फर्स्ट पॉइंट से। तो देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं और मैं आपसे ये कहूं कि क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? चलिए, मैंने आपको 5 सेकेंड्स दिए। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, क्या आपका आंसर था 26? अगर हाँ, तो आई एम सॉरी, ये आंसर सही नहीं है। इसका कारण है, मैं आपको डिटेल में बताता हूं और आज के बाद में आपको बहुत ही आसानी से पता लग जाएगा कि अगर कोई हमसे कभी भी पूछे कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं, तो आज से हम इसका आंसर बिल्कुल सही देंगे, गलत नहीं देंगे। और हम कैसे देंगे, मैं अभी बताता हूं। 99 लोग यही कहते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि आप बताइए कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई ऑलवेज गेट जस्ट वन आंसर विच इज 26। बट इट इज नॉट अ करेक्ट आंसर। ये सही जवाब नहीं है, क्योंकि गाइस 26 जो होते हैं वो अल्फाबेट नहीं होते हैं, वो लेटर्स होते हैं। जी हाँ, यानी कि ए से लेके जेड तक जितने भी हमारे ये लेटर्स होते हैं, इनका जो पूरा एक समूह होता है, उस पूरे एक ग्रुप का नाम जो है उसको अल्फाबेट बोला गया है। अगर हम बात करें हिंदी की, जिस तरह से हिंदी में वर्णमाला, जो क ख ग घ का पूरा एक समूह है अक्षरों का, उसके एक समूह को बोलते हैं वर्णमाला। ठीक उसी तरीके से इंग्लिश के जो ए से लेके ABCD से लेके जो जेड तक का पूरा अक्षरों का ये समूह है, इसको बोलते हैं अल्फाबेट। अब देखिए, हमारे पास एक ही समूह है ए से लेके जेड तक का, इसके अलावा तो बाहर कुछ नहीं है। तो इसीलिए अल्फाबेट इंग्लिश में सिर्फ एक है, लेटर्स इंग्लिश में 26 है। तो ये हमें आज क्लियर हो गया है। अभी चलते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में बात करते हैं। अब इन 26 लेटर्स में बेसिकली मोटे मोटे रूप से 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपने सुना होगा, जो हमने स्कूल में भी पढ़ा था और काफी सुना था, जिसको हम बोलते हैं वावल्स। जी हाँ, सो AEIOU, ये 5 तरह के जो लेटर्स हैं, इनको वावल्स कहा जाता है। बचे बाकी जो 21 तरह के लेटर्स हैं, उनको कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है। अब ये कॉन्सोनेंट्स एंड वॉवल्स की डिटेल्स में हम बात करेंगे जब हम सीखेंगे आर्टिकल्स, यानी कि एन दा। सबसे मेजर प्रॉब्लम जो यहाँ पे आती है, वो आती है सेंटेंसेस को ट्रांसलेट कैसे करा जाए। अब ये बहुत ही मेजर चैलेंज है जो कि फेस किया जाता है उन लोगों के द्वारा जो कि इस लैंग्वेज के नेटिव स्पीकर नहीं है। जो बोलते हैं वो होते हैं नेटिव स्पीकर, जो नहीं बोलते वो होते हैं नॉन नेटिव स्पीकर। तो यानी कि अगर हम बात करें अपनी लैंग्वेज की, तो हम इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है, इंग्लिश हमारी सेकेंडरी लैंग्वेज है, तो हम इसके नेटिव स्पीकर नहीं है। सो गाइज, जब भी हम बात करते हैं ट्रांसलेशन की, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट टू नो दैट बेसिक रूल। वो क्या ऐसा रूल है जिसकी वजह से हमारे सेंटेंसेस मेकिंग में कभी ना कभी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है एंड हमें ये नहीं पता लग पाता है कि हम कहाँ पे इन सेंटेंसेस को कैसे फ्रेम करें। तो देखिए, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। इससे आपको आज ये पता लग जाएगा कि इंग्लिश के जो सेंटेंसेस की जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, सो बेसिकली अगर हम बात करें सिंटेक्स की, यानी कि इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिफरेंट है। देखिए, अभी हम जानते हैं। अगर मैं आपसे एक एग्जाम्पल में बात करूं, अगर मैं आपको बोलूं एक सिंपल सा सेंटेंस जो कि हिंदी में बोल रहा हूं, मैं बोलता हूं मैं फुटबॉल खेलता हूं। जी हाँ, मैं फुटबॉल खेलता हूं। अब देखिए, इस सेंटेंस के अंदर में जो मैं है वो है हमारा सब्जेक्ट।
ठीक है। इसमें जो मैं है वो है सब्जेक्ट, फुटबॉल ये हुआ है एक ऑब्जेक्ट, खेलता हूं यानी कि ये हुई एक क्रिया यानी कि एक वर्ब। तो जब हम बात कर रहे हैं हिंदी की तो हमने सेंटेंस को कैसे बनाया, मैं फुटबॉल खेलता हूं यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड देन वर्ब, SOV, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब, SOV। ये हमने बात करी हिंदी के अंदर में, लेकिन ठीक इसका उल्टा होता है जब हम इंग्लिश की बात करते हैं। तो चलिए इसी सेंटेंस को अगर मैं इंग्लिश में बोलूं तो मैं कैसे बोलूंगा, तो इसको सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूंगा, आई प्ले फुटबॉल। अब इस सेंटेंस के अंदर में ध्यान देने बात यह है कि देखिए जब मैं बात करूं आई प्ले फुटबॉल तो इसमें जो आई है ये हमारा सब्जेक्ट हुआ, प्ले हमारी वर्ब यानी कि खेलना यानी कि प्ले, एंड देन फुटबॉल हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब डिफरेंस देखिए गाइस, पहले वाले हिंदी के सेंटेंस में मैंने बोला मैं फुटबॉल खेलता हूं यानी कि मैं यानी कि सब्जेक्ट जो कि सेम है दोनों में। अब मैंने बोला फुटबॉल यानी कि ऑब्जेक्ट और मैंने बोला खेलता हूं यानी कि वर्ब। तो इसमें हमने यूज किया SOV यानी कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड वर्ब। लेकिन ठीक इसका हमने उल्टा किया इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर में, हमने यूज किया आई प्ले फुटबॉल, आई यानी कि सब्जेक्ट जो कि कॉमन है दोनों में, प्ले फुटबॉल यहाँ पे प्ले का मतलब हुआ वर्ब एंड देन फुटबॉल हुआ हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे लास्ट में, तो यानी कि आई प्ले फुटबॉल यानी कि आई मतलब सब्जेक्ट, प्ले मतलब वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, सो सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे हमने बिल्कुल उल्टा रूल फॉलो किया है। सो यहीं पे प्रॉब्लम होती है गाइस, आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है जब भी आप इंग्लिश में कोई भी सेंटेंस बनाएंगे तो हमेशा एंड हमेशा ये आप एक रूल अपना याद कर लीजिए। आप जब भी इंग्लिश में सेंटेंस बनाएंगे ये बात ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले हमेशा वहां पे सब्जेक्ट आएगा सेंटेंस की फॉर्मेशन में, उसके बाद वहां पे हमेशा वर्ब आएगी एंड देन लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये चीज हमें आज से पता लग गई है, ये हमारे लिए बिल्कुल क्लियर है। चलिए एक स्टेप आगे और बढ़ते हैं और जानते हैं थोड़ा सा और डिटेल में इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। तो चलिए हमारे आने वाले वीडियो लेक्चर के लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें आज ही यहाँ पे सीख लेते हैं। तो गाइस जब भी हम बात करते हैं, आपने सुना होगा आई एम श्योर, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और ये लाइफ टाइम बहुत लोगों की कंफ्यूजन रहती है और ये प्रॉब्लम रहती है तब जब सेंटेंस बनाते टाइम में ये याद करना पड़ता है कि इनके साथ में हम वर्ब कैसे लगाएंगे और सेंटेंस कैसे बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है गाइस, ये बच्चों का खेल है। तो ये बच्चों का खेल आज आप सीखने वाले हैं और आप खेलेंगे इसके बाद में जब हम सेंटेंसेस को बनाएंगे। हाँ, अब देखिए ये बहुत ही सिंपल है, इसको याद कैसे करना है मैं और आप अभी एग्जाम्पल के थ्रू इसको याद करेंगे एंड देन लाइफ टाइम ये हमें याद रहने वाला है। इसको आपको कहीं कॉपी में नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो देखिए आई यानी कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूं, मैं आई, तो आई हमेशा होता है फर्स्ट पर्सन। और अब मैं अगर मेरे साथ कुछ और लोग आ जाएं तो हम बन जाएंगे हम, राइट, फिर हम बन जाएंगे हम। तो अगर मैं एग्जांपल दूं, जैसे मैं बोलूं कि मैं फुटबॉल खेलता हूं, आई प्ले फुटबॉल, हम फुटबॉल खेलते हैं, वी प्ले फुटबॉल। तो आई और वी इन दोनों में मैं मौजूद था, तो हमेशा ये बनेगा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है, आई एंड वी। एक छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे, वो सिर्फ ये है कि जो आई है यानी कि मैं हूं अकेला, तो यानी कि मुझे माना जाएगा सिंगुलर पर्सन। एंड देन वी में हम एक से ज्यादा यानी कि हम है, तो वी माना जाएगा प्लूरल पर्सन। तो सिंगुलर माना जाएगा आई, प्लूरल माना जाएगा वी। अब चलते हैं सेकंड पर्सन की तरफ। देखिए पहला कितना सिंपल था, सेकंड पर्सन तो और भी सिंपल है। सेकंड पर्सन होता है वो व्यक्ति जिससे हम बात कर रहे हैं। तो इस टाइम मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप इस वीडियो को मोबाइल पे देख रहे हैं, तो या फिर आप हो सकता है लैपटॉप पे देख रहे हैं। तो जो आप अभी मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आप हुए सेकंड पर्सन जिनसे मैं बात कर रहा हूं। तो यू जो होता है गाइस वो होता है सेकंड पर्सन। अब यहाँ पे सिंगुलर में भी यू ही यूज करते हैं एंड प्लूरल में भी यू ही यूज करते हैं। जैसे कि अगर आपसे मैं अभी बोलूं कि आप क्या कर रहे हैं, आप सोचिए आप अकेले अभी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने बोला आप क्या कर रहे हैं। मान लीजिए आपके साथ में आपके ब्रदर, सिस्टर या कोई भी आपके फैमिली मेंबर बैठे इस वीडियो को देख रहे हैं और वो एक से ज्यादा हो गए हैं आप, मैं तब भी यही बोलूंगा आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, यानी कि आप सब। तो इसीलिए जो सेकंड पर्सन यू होता है उसमें हमेशा सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों की केसेस में यू ही आता है। अब हम बात करते हैं थर्ड पर्सन की। बहुत ही कॉमन, बहुत ही सिंपल, बस सिर्फ थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा इसको। थर्ड पर्सन वो व्यक्ति होता है जिसके बारे में बात हो रही है, ये कोई भी हो सकता है। तो यानी कि मान लीजिए मैं किसी लड़के के बारे में बात करूं, किसी लड़की के बारे में बात करूं, किसी भी बेजान वस्तु के बारे में बात करूं, वो सारे थर्ड पर्सन है। यानी कि जिसके बारे में मैं हुआ फर्स्ट पर्सन आई, आपसे मैं बात कर रहा हूं, आप हुए सेकंड पर्सन यानी कि यू। अब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूं आपसे वो हुआ थर्ड पर्सन।
सो थर्ड पर्सन क्या क्या होते हैं? ही, शी, इट, या किसी का भी नाम, किसी भी जानवर का नाम, एंड दे। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो सिंगुलर होते हैं, अब देखो मैंने बात करी ही, यानी कि ही मतलब वह लड़का। मैंने बात करी ही यानी कि वह लड़का। मैंने बात करी शी यानी कि वह लड़की। और मैंने बात करी इट या किसी नाम के बारे में। मान लीजिए मैंने कहा गौरव बहुत समझदार है, तो ऐसे सेंटेंसेस के अंदर में आप देखेंगे कि ये सारे सिंगुलर हैं, यानी कि अकेले हैं। गौरव भी एक नाम लिया मैंने, ही यानी कि वह लड़का। मैंने बोला कि ही प्लेस वेल, वो अच्छा खेलता है। अब देखिए, हो सकता है मैं गौरव की बात कर रहा हूं, तो मैं एक ही, जब मैंने ही बोला तो यानी कि मैंने किसी एक व्यक्ति की बात करी। शी में भी एक व्यक्ति, सिंगुलर, एंड नाम मैंने लिया गौरव का, तो वो भी अकेला है, सिंगुलर है। तो ये सारे जितने भी ही, शी, इट, नेम, ये कैटेगरीज होती है थर्ड पर्सन सिंगुलर की। एंड थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या होता है? दे, यानी कि वे, यानी कि एक से ज्यादा। अगर मैं बोलूं वे पढ़ने में बहुत तेज हैं, मान लीजिए किसी ग्रुप की बात कर रहा हूं और एक से ज्यादा है, वे पढ़ने में बहुत तेज हैं, तो यानी कि यहाँ पे जो मैंने वे की बात करी यानी दे की बात करी है, वो हुए एक से ज्यादा। तो यानी कि दे जो होता है वो आता है प्लूरल नाउन में। तो गाइज, अगर आप ये चीजों को सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो डेफिनेटली आप इसके आने वाले वीडियो लेक्चर के अंदर में आप डेफिनेटली सीखेंगे डिटेल में कि किस तरह से आप सेंटेंसेस की फॉर्मेशन करते हैं। तो गाइज, अब हम सीख चुके हैं कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस अबाउट दिस लैंग्वेज, एंड आई एम श्योर दैट यू ऑल आर गोइंग टू लर्न दिस ब्यूटीफुल लैंग्वेज वेरी सून। इट्स जस्ट दैट यू नीड टू ऑलवेज पे अटेंशन ऑन एवरी ट्यूटोरियल एंड एवरी वीडियो. Make sure that you're also practicing, because practice is also one of the important part. Listening, yes, हम बात करेंगे एक दिन स्पेसिफिक लिसनिंग के बारे में, लेकिन अभी के लिए इतना ही, and I'll see you again. I hope that you are putting all of your efforts to learn this beautiful language, and I trust you. मैं एक बात को अपनी लाइफ में हमेशा फॉलो करता आया हूँ आज तक के अपने लाइफ के करियर में, एंड वो ये है कि मेहनत कभी भी बर्बाद नहीं जाती।